नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का कम्युनिटी कलर्स के इस फ्रेश एपिसोड में स्वागत है। मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स के हर एक एपिसोड के साथ हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप तक हम ऐसी न्यूज़, ऐसी जानकारी पहुंचा पाएं जिसका सीधा लाभ आप उठा सके। ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के लिए। इसी तरह के नए नवेले डेडिकेटेड प्रोग्राम्स भी आप रेडियो उड़ान पर सुनते रहते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आता है निरंतर मनोरंजन का एक ऐसा मौका जिसे आप चूक नहीं पाएंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में गर्मी बढ़ती जा रही है। भारत में समर्स शुरू हो रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि गर्मी के इस मौसम में आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। धूप में निकलने से पहले बॉडी कवर कर रहे होंगे, अपनी हाइड्रेशन लेवल का, पानी पीने का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जिस तरह आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपने माइंड का ख्याल भी जरूर रखें। और बात चल रही है माइंड की, तो इसे अपडेट करने के लिए हम लेकर आए हैं आज का कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम, जहां पर हम डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरें, जॉब अलर्ट्स और साथ ही साथ सुनने वाले हैं DPWD डिपार्टमेंट की तरफ से सोशल मीडिया अपडेट्स भी। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इसे तुरंत फटाफट से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से। दोस्तों, रेडियो उड़ान थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन पे भी सुना जा सकता है। इसे लाइव सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com को। साथ ही आशा करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप रेडियो उड़ान को खूब फॉलो कर रहे होंगे, जिसके द्वारा आपको चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स समय समय से मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के न्यूज की हेडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांगता पेंशन के मामले में हस्तक्षेप करने से कर दिया इनकार। दिव्यांगों की नियुक्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में 2 बड़े मामले। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स और कुछ खास मौकों के बारे में। विकलांग किसान की सफलता की कहानी, गोंडा के सुरेश ने मशरूम की खेती से बदली किस्मत। भुवनेश्वर में शुरुआत हुई है बी माई स्क्राइब नामक एक नई पहल की। भारत में हुए एक सर्वे के अनुसार 82% दिव्यांगों के पास नहीं है कोई भी बीमा। 42% लोग आयुष्मान भारत योजना से पूरी तरह से अनजान। लखनऊ के पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग विद्यार्थियों का हंगामा। बृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फुटपाथ तक पहुंच पर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया जवाब। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज के शो की पहली खबर सुनते हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन आर्मी के 2 जवानों की विकलांगता पेंशन यानी डिसेबिलिटी पेंशन के भुगतान के आदेश में इंटरफेयर करने से इनकार करते हुए कहा है कि सैनिक अक्सर कठोर और दुर्गम परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। देश की सेवा करने की इच्छा के साथ बीमारी और विकलांगता की संभावना भी जुड़ी होती है। एक रिपोर्ट की माने तो 27 मार्च को दिए गए एक फैसले में जस्टिस C हरिशंकर की बेंच ने देशभक्ति पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के शब्दों को याद किया और कहा कि जब हम चिमनी के पास बैठकर अपनी गर्म कैपुचिनो की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तब सैनिक सीमा पर बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए एक पल में अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बेंच की तरफ से कहा गया है कि इसीलिए देश की सेवा करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प के साथ बीमारी और विकलांगता की संभावना एक पैकेज डील के रूप में आती है। सबसे बहादुर सैनिक जिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है, उनमें शारीरिक बीमारियों का शिकार होने की संभावना होती है, जो कभी कभी प्रकृति में अक्षम करने वाली होती है, जिससे वो मिलिट्री सर्विस जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। बेंच में शामिल जस्टिस अजय दिगपाल ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में देश कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि सैनिक द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा के बदले में
शेष बचे वर्षों में उसे सांत्वना और आराम प्रदान करे। दोस्तों, दरअसल इस केस में सेंटर ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक पूर्व अधिकारी की विकलांगता पेंशन की अनुमति दी गई थी। ये अधिकारी 1985 में भर्ती हुआ था और 2015 में सेवा से डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि वो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित था। ट्रिब्यूनल ने सेना के डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के एक अन्य अधिकारी को भी राहत प्रदान की थी, जिसे दाहिने निचले अंग में पेरिफेरल आर्टरियल ऑक्लूसिव डिसीज होने के बाद भी विकलांगता पेंशन देने से मना कर दिया गया था। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं राजस्थान हाईकोर्ट से। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में प्रदेश से बाहर का दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाने वाले अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश राहुल कुमार सहित करीब 1 दर्जन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। वहीं उनका ये कहते हुए चयन नहीं हुआ कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश से बाहर का है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि दिव्यांग जन अधिनियम केंद्रीय कानून है और संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने SC, ST या OBC के पद के लिए आवेदन नहीं किया। उन्होंने सामान्य दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। वहीं नियुक्ति देते समय भी उनका मेडिकल होगा। ऐसे में यदि वे दिव्यांग साबित नहीं होते हैं तो उनका चयन निरस्त हो जाएगा। इसीलिए उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई थी कि दिव्यांग वर्ग में आवेदन करने के लिए प्रदेश के सक्षम अधिकारी का ही दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ एक अन्य मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं देने से जुड़े मामले में प्रमुख महिला एवं बाल विकास सचिव और निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इसके साथ ही अदालत ने मामले को याचिका के निर्णयाधीन रखा। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने ये आदेश उमाशंकर चौरसिया की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। इसके बाद आइए सुनते हैं ओडिशा से आने वाले MP मिस्टर सुजीत कुमार ने UDID और ऑटिज्म के बारे में राज्यसभा में 1 अप्रैल को क्या कहा। Sir, I thank you for giving me an opportunity to bring to the attention of the government an issue which I am sure will have the support of the entire House. Please listen to him. Sir, I have noted your request. I'll come back. Please listen to him. Sujit. Sir, the month of April is Autism Awareness Month. And 2nd of April, that is tomorrow, it is the Autism Awareness Day. Sir, autism incidence is rising globally and India is no exception. Sir, currently about 1.5% of children and youth in India suffer from autism. It's also called ASD, Autism Spectrum Disorder. And sir, it is the number one pediatric concern for parents. And I take this opportunity to salute all the parents who have autistic kids, and I express the solidarity with all those parents. Sir, in 2016, Honorable Prime Minister launched a visionary scheme called UDID, Unique Disability ID, which was, sir, a recognized proof of disability issued by the government, and also it helped to create a database, national database of differentially abled persons, and also, sir, helped all the parents to access government schemes. And again, sir, I compliment the government for running various schemes to support individuals with ASD, such as Nirmaya, Aspiration, Gyan Prabha, Samarth, Gharonda, and Udyam Prabha. Sir, however, sir, it has been brought to my notice by many parents who have autistic children that, sir, obtaining a UDID card is very, very cumbersome. Sir, currently there is a 6-stage process to obtain the UDID card, which is extremely complex. And sir, I understand that this 6-stage process has been done to bring transparency and efficiency in the obtaining of the ID card and also in availing of the government benefits, because we don't want duplicate and don't want fake beneficiaries. So it is understandable, sir. However, sir, many parents of autistic kids cannot submit to this complex process because, sir, unlike kids with other disabilities, autistic kids do not
tolerate crowds, they do not tolerate different environment, they do not tolerate, sir, hospitals. And sir, this is depriving the parents of the intended benefits which the kids could have. And sir, it compounds to their stress and suffering. So sir, and also sir, there is a very long waiting process, and also very few hospitals are there which offer the certification process. So sir, through you, I would like to request very humbly to the government, sir, the following things. One is to, sir, set up these certification camps in all Anganwadis, mainstream schools, NIOS centers, MCH centers, and normal schools also, sir, so that parents of autistic kids can go to these places and obtain the certification with minimum hassles and avail all the benefits. Secondly, sir, government should make this announcement in all its websites, in the websites of all the departments, so that there is wider publicity and dissemination. And finally, sir, government should rope in Leader of the House, unique disability ID card is an affirmative scheme. I had the occasion to inaugurate one of the high excellence autism school, and having noticed at my level also with many representations, this unique disability ID card is very essential for extension of governmental benefits. Now, if these children go to the hospital, a different environment, daunting environment, and autism, unlike dyslexia and others, is virtually lifelong. Tomorrow is the day. I would urge that facilitation mechanism be indicated. One way could be the team could go to such institutes or such places where there is grouping of such kind of people. This will go a long way in realizing very well thought out scheme that has been in vogue now for about 8-9 years. So tomorrow is the day where you can contemplate of unfolding a scheme so that these people, and the number is large, number is around 30 million, they get the benefit. दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये
JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब बारी है हमारे जॉब अलर्ट्स की। आउट कमीशन एग्जीक्यूटिव दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए ये पद खुला है। मुंबई स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आउट कमीशन एग्जीक्यूटिव, जिसे के रिलेशनशिप चैंपियन, एम्पावरमेंट एक्सपर्ट, केयर एंड कनेक्शन क्रू या फिर गाइडेंस पार्टनर भी कहा जाता है। इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। स्थान है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में। लक्ष्य समूह, ये अवसर विशेष रूप से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के कंपनी के अनुसार आंतरिक दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भी है। इस रोल की मुख्य जिम्मेदारियां होंगी सक्रिय ग्राहक संतुष्टि और समस्या समाधान सुनिश्चित करना, ग्राहकों के बीच उत्पाद या सेवा अपनाने को बढ़ावा देना, अपस्केलिंग और क्रॉस स्केलिंग के अवसरों को पहचानना, सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना, आंतरिक टीमों के साथ सहयोग करना, ग्राहक प्रतिक्रिया के माध्यम से सेवा सुधार में योगदान देना, परिणाम आधारित मार्गदर्शन मैट्रिक प्राप्त करना। पात्रता मानदंड है कि ग्राहक सहायता यानी कि कस्टमर सपोर्ट या संबंधित डोमेन में पिछला अनुभव होना जरूरी है। मजबूत संचार यानी कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, पारस्परिक और समस्या समाधान कौशल यानी कि इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होना आवश्यक है। सहायक प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में दक्षता, स्वतंत्र और सहयोगात्मक दोनों ही रूप से काम करने की क्षमता। तो दोस्तों, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस है कि पहले इच्छुक उम्मीदवारों को अपना बायोडेटा और विकलांगता प्रमाण पत्र ईमेल के साथ साझा करना होगा deep.eonconsulting@gmail.com पर। याद रहे deib.eonconsulting@gmail.com पर। अधिक जानकारी के लिए आप कृपया श्रीमती भदेकर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8657347465। याद रहे 865734734565। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जॉब ओपनिंग की तरफ। दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए नौकरी का अवसर। बैकएंड सपोर्ट और दस्तावेजीकरण यानी कि बैकएंड सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन में ये पद खुला है। स्थान है सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली। वेतन शुरुआती रहेगा 15,000 रुपए प्रति महीना। शिफ्ट जापान के व्यावसायिक घंटों के अनुसार सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। छुट्टियां जापान कैलेंडर के अनुसार दी जाएंगी। लचीली कार्य शिफ्ट की आवश्यकता है। नौकरी का प्रकार दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, बैकएंड सहायता, डेटा का रखरखाव करना है। आवश्यक कौशल MS वर्ड और एक्सेल है। बुनियादी कंप्यूटर कौशल, आउटलुक और ईमेल शिष्टाचार की इस जॉब के लिए जरूरत है। दिल्ली के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 10 अप्रैल 2025। आवेदन के लिए अपने रिज्यूमे sales1@jafloji.com पर भेजें। याद रहे S कैपिटल S स्मॉल ALES 1
JAAFLOGI.com। दोस्तों आइए अब बात करते हैं एक बहुत ही सुनहरे मौके की। मिशन एक्सेसिबिलिटी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के साथ विकलांगता अधिकार और उससे परे इस विषय पर एक ऐतिहासिक चर्चा की मेजबानी करने के लिए रोमांचित है। इसकी तिथि है 10 अप्रैल 2025। स्थान है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, शाम 6 बजे। दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई आम पैनल नहीं है, ये आपकी बात सुनने का मौका है। सह संस्थापक और अधिवक्ता राहुल बजाज और अमर जैन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी के साथ 8-10 महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले हैं जो आपके द्वारा भेजे गए हैं। क्या आपको सुलभता, कानूनी अधिकारों या प्रणालीगत बाधाओं के बारे में गंभीर चिंताएं हैं? तो अब है आपके बोलने का समय। सीटें सीमित है। विकलांगता अधिकारों के लिए भविष्य पर पूर्व CJI से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस दुर्लभ अवसर को न खोए। अभी रजिस्टर करें लिंक्डइन के माध्यम से। दोस्तों अब समय आता है इस नई पहल के बारे में जानकारी लेने का, जिसका नाम है बी माई स्क्राइब। दोस्तों V4U संगठन भुवनेश्वर द्वारा जयदेव भवन में दृष्टिबाधित छात्रों को उनकी परीक्षाएं पूरी करने में सहायता करने के लिए बी माई स्क्राइब नाम की पहल शुरू की गई है। पहल का सारांश इस प्रकार है। नाम है बी माई स्क्राइब। इसकी लॉन्च की तारीख है 3 अप्रैल 2025। स्थान जयदेव भवन भुवनेश्वर। इसका उद्देश्य है परीक्षा के दौरान दृष्टिबाधित छात्रों को स्क्राइब सहायता प्रदान करना। संगठन का नाम V4U। संपर्क जानकारी है इसकी वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bemyscribe.in। याद रहे www.bemyscribe.in। ईमेल है bemyscribe@gmail.com bemyscribe@gmail.com। फोन नंबर्स फटाफट लिख लीजिए 9853337095। याद रहे 9853337095, या फिर आप डायल कर सकते हैं 8118022987 को, यानी कि 8118022987 को। आप इसे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। bemyscribe.in स्क्राइब registration.php के साथ आप इस पर पंजीकरण भी कर सकते हैं। वेबसाइट है www.bemyscribe.in। दोस्तों खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा से। गोंडा जिले में एक विकलांग किसान ने मशरूम की खेती से सफलता की नई कहानी लिखी है। विकास खंड छपिया के तेजपुर मजरा कठौवा के राम सुरेश पाल उर्फ लाला पहले दिल्ली मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। वहां उन्हें महीने भर में 10-12 हजार रुपए की कमाई हो जाती थी। बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते सुरेश ने नया रास्ता चुना। उन्होंने बस्ती के हरिया के पास मशरूम की नर्सरी में काम किया। वहां पे उन्होंने मशरूम की खेती की बारीकियां सीख ली। रिश्तेदारों से 3 लाख रुपए कर्जा लेकर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। सुरेश ने बांस की झोपड़ी में मशरूम की 2 नर्सरी लगाई और कुल 24 बेड तैयार किए। मशरूम का उत्पादन साल में 4 महीने होता है, जिसमें कि 60 दिन तक फसल मिलती रहती है। एक सीजन में 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई की संभावना होती है। इस कार्य में सुरेश की पत्नी रीमा पाल का भरपूर सहयोग मिला। बांस की झोपड़ी में मशरूम का उत्पादन कम लागत में होता है। बटन मशरूम के अलग स्वाद के कारण बाजार में इसकी मांग बहुत होती है। एक पैर से विकलांग होने के बावजूद भी सुरेश ने हार नहीं मानी है। उनकी कहानी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। दोस्तों अब खबर सुनते हैं दिव्यांगों के बीमा की। भारत में 82% दिव्यांगों के पास किसी भी प्रकार का बीमा नहीं है और 42% लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी ही नहीं है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन नेटवर्क यानी NDN की बैठक में इसके निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन केंद्र NCPEDP के सर्वेक्षण में ये खुलासा किया गया, जिसमें कि 5000 दिव्यांगजनों की प्रतिक्रिया ली गई। दोस्तों इस सर्वेक्षण में पता चला कि भारत में 82% दिव्यांगजनों के पास किसी भी प्रकार का बीमा नहीं है। इतना ही नहीं कि 42% दिव्यांगजन
सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना ABPMJ से पूरी तरह से अनजान है। और दोस्तों, ये जानकारी साझा की गई है अधिकार समूहों द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वे से। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय दिव्यांग जन नेटवर्क NDN की बैठक हुई, जिसमें के 20 से भी अधिक राज्यों के नागरिक समाज समूह और दिव्यांगजन अधिकार संगठन शामिल हुए थे। बैठक के दौरान अधिकार समूहों ने दिव्यांगों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें दिव्यांगों के पास बीमा न होने और आयुष्मान भारत की कोई भी जानकारी न होने का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन केंद्र यानी NCPEDP द्वारा आयुष्मान फॉर ऑल इस अभियान के तहत ये सर्वेक्षण किया गया, जिसमें के 34 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 से भी अधिक दिव्यांगजनों से प्रतिक्रियाएं मांगी गई। इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। इसके बावजूद केवल 28% दिव्यांग ही इसके लिए आवेदन कर पाए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि NCPEDP के कार्यकारी निदेशक श्री अरमान अली ने कहा है कि ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उनके जीवन यापन की जरूरत होती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं लखनऊ से। यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बुधवार को दिव्यांग विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया। मुख्य गेट पर ताला लगाकर विवि प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। छात्रों ने अधिसत्र की परीक्षाओं को टालते हुए इन्हें सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ आयोजित करने की मांग की। गत सेमेस्टर में विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिव्यांग और सामान्य विद्यार्थियों को अधिसत्र और सेमेस्टर परीक्षाओं को साथ देने का अवसर दिया था, लेकिन इस वर्ष दोनों परीक्षाओं को अलग अलग आयोजित कराया जा रहा है। कई विभागों की परीक्षाएं हो भी चुकी हैं। प्रवक्ता प्रोफेसर यशवंत विरोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों में सामान्य रूप से परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की मांगों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है जो अनुचित है। हम उनसे बातचीत कर हल निकाल रहे हैं कि वे अपनी परीक्षाएं दें, जिससे कि उन्हें पढ़ाई का नुकसान न झेलना पड़े। दोस्तों, खबर सुनते हैं मुंबई से। मुंबई में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बोलार्ड के कारण फुटपाथ तक पहुंच में असमर्थता से संबंधित स्वप्रेरणा जनहित याचिका के संबंध में बॉम्बे नगर निगम यानी BMC ने मंगलवार 1 अप्रैल को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने फुटपाथ के एंट्रेंस पर बने सभी बोलार्ड्स हटा दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में कोर्ट ने जन्म से ही व्हीलचेयर उपयोगकर्ता करण सुनील शाह द्वारा वकील जमशेद मिस्त्री को भेजे गए ईमेल के आधार पर स्वतः से संज्ञान लिया था, जिन्होंने मुंबई भर में फुटपाथ के एंट्रेंस द्वारों पर बोलार्ड लगाए जाने के बारे में चिंता जताई। कोर्ट ने शाह के ईमेल के साथ दी गई तस्वीरों का अवलोकन किया, जिसमें के फुटपाथ के एंट्रेंस गेट पर एक दूसरे से सटे हुए बोलार्ड के कारण उत्पन्न बाधाओं की वजह से यहां से व्हीलचेयर का गुजरना मुश्किल नजर आता है। दोस्तों, फरवरी 2024 में BMC ने न्यायालय को सूचित किया कि वो 3 महीने के भीतर व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को फुटपाथ का उपयोग करने से रोकने वाले बोलार्ड्स को हटा दे। BMC के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि सभी 24 वार्डों का व्यापक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। संबंधित अधिकारियों को बाधाओं को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान BMC के वकील चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस MS कर्णिक की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि BMC ने फुटपाथ के सभी बोलार्ड्स हटा दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय है। दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं RJ गौरी की आवाज में प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को। दोस्तों, प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार प्यार भरा स्वागत। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हम इस वक्त सुन चुके हैं आज के शो की ताज़ा तरीन खबरें और हेडलाइंस भी, और अब वक्त हो चला है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन से आ रही अपडेट्स लेने का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। इस उत्सव में कई दिव्यांगजन शामिल हुए, अनेकों लोगों का सहभाग प्राप्त हुआ। साथ ही यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज भी हुई,
जिनकी अपडेट्स लगातार डिपार्टमेंट अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं अपडेट्स के साथ हम फिर से एक बार हाजिर हैं। पिछले शो में इनमें से आधी अपडेट्स हमने कवर की थी। अब आज के इस सेगमेंट में हम कवर करेंगे पिछले हफ्ते डिपार्टमेंट ने शेयर की हुई पर्पल फेस्ट की बाकी अपडेट्स। इस पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं #पर्पल फेस्ट 2025 समावेश का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ इंक्लूजन। पर्पल फेस्ट 2025 में माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की। इस अवसर पर दिव्यांगों के लिए समान अवसर सृजित करने वाले अग्रणी उद्योग संगठनों को सम्मानित भी किया गया, जो कि समावेशी कार्यस्थलों के प्रति उनके योगदान को दर्शाता है। कार्यक्रम में ज्ञान और प्रेरणा के संयोजन के रूप में विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया गया। पर्पल फेस्ट 2025 समान अवसर और समावेश की एक सशक्त पहल साबित हुआ। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ पुस्तक विमोचन के समय की कई सारी तस्वीरें तथा मंच पर उपस्थित मान्यवर गणों की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं किताबों और कहानियों की दुनिया में एक यादगार सफर। #पर्पल फेस्ट 2025 में सेलिब्रेशंस ऑफ कन्वेंशन, जहां दिव्यांग बच्चों ने खेलों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया, वहीं लिटरेरी जोन ने उन्हें साहित्य की जादुई दुनिया से परिचित कराया। दिन भर कहानियां गूंजती रही, शब्दों की दुनिया जीवंत हो उठी और साहित्य की बारीकियों से परिचय हुआ दिव्यांग बच्चों का। ये सब इस जोन में देखा गया। बच्चों ने न सिर्फ कहानियां सुनी, बल्कि उनके साथ भावनाओं को महसूस किया, कल्पना में खोए और साहित्य के नए आयामों से जुड़े। दोस्तों, इसी के साथ लिटरेरी जोन की खूबसूरत झलकियां भी डिपार्टमेंट ने साझा की हैं, जिसमें पुस्तक विमोचन, पुस्तक पर चर्चाएं, कहानियों का लुत्फ उठाते हुए बच्चे और अन्य कई तस्वीरें साझा की गई हैं। दोस्तों, इसी के साथ पर्पल फेस्ट लिटरेरी जोन से एक कहानी भी डिपार्टमेंट ने साझा की है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। कहानी है 10 वर्षीय गरिमा की। दृष्टिबाधित होने के बावजूद गरिमा ने शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। उन्होंने साक्षर पाठशाला की स्थापना की, जो वंचित बच्चों को शिक्षित करने और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक मिशन है। दोस्तों, डिपार्टमेंट लिखते हैं कि इतनी कम उम्र में गरिमा के अविश्वसनीय प्रयास हम सभी के लिए सच्ची प्रेरणा है। पर्पल फेस्ट 2025 में लिटरेरी जोन में उन्होंने हमारे दर्शकों के साथ अपनी प्रेरक यात्रा साझा की, जिससे साबित हुआ कि उम्र और चुनौतियां बदलाव लाने में कोई भी बाधा नहीं बनती है। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने हंसती मुस्कुराती गरिमा की फोटोग्राफ भी साझा की है तथा कुछ वीडियोस भी साझा किए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। इसके पश्चात बड़े ही हर्ष उल्लास से डिपार्टमेंट ने साझा की है पर्पल फेस्ट के कल्चरल प्रोग्राम्स की तस्वीरें। हैशटैग दिया है #मणिपुर। प्रतिष्ठित पर्पल फेस्ट 2025 में दृष्टि बाधित यानी कि VI, श्रवण बाधित HI और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा असाधारण रूप से आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदर्शन किए गए। इसके अतिरिक्त HI समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया गया मंत्र मुग्ध करने वाला सांकेतिक भाषा गीत, जी हाँ दोस्तों, साइन लैंग्वेज सॉन्ग, ये अत्यंत मार्मिक और वास्तव में विस्मयकारी क्षण था। दोस्तों, इन पलों की कुछ तस्वीरें डिपार्टमेंट ने साझा की हैं, जिसमें सज धज कर आए कलाकार मंच पर अपनी कला प्रदर्शित करते नजर आते हैं। इन तस्वीरों से झलकने वाली भारतीय संस्कृति, भारतीय पहराव और भारतीय शैली का नृत्य, जिसे विकलांग बच्चों ने मंच पर पेश किया, साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगली पोस्ट आई है 2 अप्रैल को, जो कि आई है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के ऊपर। इसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, आज है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। आइए न्यूरो डाइवर्सिटी का जश्न मनाने, समझ को बढ़ावा देने और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक अधिक समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आए। हर किसी को देखा जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए
और जो वे हैं उसके लिए महत्व दिया जाना चाहिए। हैशटैग विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे, हैशटैग न्यूरोडाइवर्सिटी, हैशटैग इंक्लूजन मैटर्स। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक के माध्यम से ये मैसेज साझा किया है। लिखा है, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल। दोस्तों, इसके पश्चात लिखी पोस्ट में डिपार्टमेंट साझा करते हैं पर्पल टॉक के बारे में। पर्पल टॉक 2.1 नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ समावेशी भविष्य की ओर एक मजबूत कदम, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव फ्यूचर विद इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा 2 अप्रैल 2025 को दिल्ली के राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान में पर्पल टॉक 2.1 का आयोजन किया गया। हैशटैग पर्पल टॉक सीरीज के तहत आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समावेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर गहन चर्चा की गई। स्टार्टअप्स, राष्ट्रीय संगठनों और तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने नवीनतम इनोवेशंस प्रस्तुत किए, जो कि दिव्यांग लोगों के जीवन को अधिक सुलभ और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। आज AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकी नवाचार दिव्यांगता के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ विभाग सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने भारतीय कंपनियों, निजी संगठनों और विशेषज्ञों से इस दिशा में और अधिक योगदान देने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में कई प्रभावशाली नवाचार प्रस्तुत किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट जागरूकता, जिसमें अल्जाइमर्स और डिमेंशिया रोगियों और बौद्धिक विकलांगों के लिए QR कोड आधारित लॉकेट शामिल था। ऑस्ट्रिच मोबिलिटी यानी कि लोकोमोटर विकलांगों के लिए अत्याधुनिक व्हीलचेयर। प्लैनेट एबल्ड विकलांगों के लिए सुलभ पर्यटन समाधान। एलियन इनोवेशन पारंपरिक सफेद बेट का आधुनिक विकल्प। दोस्तों, एलियन इनोवेशन इस केन का नाम है नेविनट। इसके अलावा एथर बायोमेडिकल, कॉग्निजिएबल, टाइनी ब्रिट क्लाउड, बजाज फिनसर्व, SSBI ग्रुप ऑफ कंपनीज, विजन दिव्यांग फाउंडेशन, इनके सहित कई संस्थानों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव श्री मनमीत कौर नंदा, श्री राजीव वर्मा, उप महानिदेशक श्रीमती रुचा शंकर, निदेशक श्री विनीत सिंघल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। तो दोस्तों, ये तो था आज का दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का सोशल मीडिया अपडेट सेक्शन। ये सेक्शन आपको कैसा लगता है? इससे जुड़ी जानकारी आपको लाभान्वित करती है या नहीं, इसके बारे में हमें जरूर लिख भेजें। आपकी सराहना, आपके शब्द हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का काम करते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आज का ये एपिसोड आखिर तक सुनने के लिए। आशा करते हैं आपको ये जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अब समय हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का। तो दोस्तों, इजाजत चाहेंगे कम्युनिटी कलर्स की तरफ से, रेडियो उड़ान की तरफ से, ताकि हम अगली बार का शो आपके लिए फिर से लेकर आ सके। लेकिन जाने से पहले आप सभी से गुजारिश है, एक बार सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांगता पेंशन के मामले में हस्तक्षेप करने से कर दिया इनकार। दिव्यांगों की नियुक्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में 2 बड़े मामले। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स और कुछ खास मौकों के बारे में। विकलांग किसान की सफलता की कहानी, गोंडा के सुरेश ने मशरूम की खेती से बदली किस्मत। भुवनेश्वर में शुरुआत हुई है बी माई स्क्राइब नामक एक नई पहल की। भारत में हुए एक सर्वे के अनुसार 82% दिव्यांगों के पास नहीं है कोई भी बीमा। 42% लोग आयुष्मान भारत योजना से पूरी तरह से अनजान। लखनऊ के पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग विद्यार्थियों का हंगामा। बृहन मुंबई कॉरपोरेशन ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फुटपाथ तक पहुंच पर स्वतः